Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu First newspaper. article is about free trade agreement. So first we will understand what this article is saying. India's evolving trade strategy clearly shows a shift in mindset. Earlier, India used to follow a cautious and protectionist approach, मतलब थोड़ा ज़्यादा सेफ खेलना, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना. बट नाउ with the free trade agreement with New Zealand in 2025, India is becoming a faster, more strategic and globally integrated trade partner. सिंपल वर्ड में समझे तो इंडिया अब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्टिवली ग्रैब कर रहा है. दिस एग्रीमेंट्स ओपन अप मल्टीपल बेनिफिट्स. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करना, ज़्यादा फॉरेन मनी आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा, टैलेंट मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, इंडियन प्रोफेशनल्स को अब्रॉड जॉब मिलती है, न्यू मार्केट्स ओपन होते हैं, इंडिया अपने गुड्स और सर्विसेज और कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट कर सकता है. मतलब ओवरऑल इंडिया अपनी ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम इंडिया ने स्मार्ट स्ट्रेटजी भी यूज़ की है. इवन दो इट इज़ एक्सपैंडिंग ग्लोबली, इट इज़ नॉट इग्नोरिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ फार्मर्स से रिलेटेड है और ये शो करता है कि इंडिया एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो कर रहा है. मतलब एक साइड ग्लोबल एक्सपेंशन और दूसरी साइड डोमेस्टिक प्रोटेक्शन. फर्स्ट पॉइंट, India signed a free trade agreement with New Zealand in 2025, making a shift from a slow trade approach to a fast, strategic and globally integrated trade policy. इंडिया ने 2025 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ. इसका मतलब है कि पहले इंडिया का ट्रेड अप्रोच स्लो और कॉशियस था, लेकिन अब इंडिया फास्ट डिसीज़न ले रहा है और ग्लोबल लेवल पर एक्टिवली ट्रेड पार्टनरशिप्स बना रहा है. और ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जिससे इंडिया दुनिया के ट्रेड नेटवर्क में स्ट्रांगली एंटर कर रहा है. सेकेंड पॉइंट, द एग्रीमेंट वॉज कॉन्क्लूडेड very quickly within months, giving India a first mover advantage in the Oceania region and showing improved negotiation efficiency. ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, सिर्फ कुछ ही मंथ्स में, जो यूजली इतने बड़े डील्स में रेयर होता है. इससे इंडिया को ओशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है. मतलब इंडिया सबसे पहले एंट्री ले गया और दूसरे कंट्रीज से आगे निकल गया है. इससे ये भी दिखता है, शो होता है कि इंडिया के नेगोशिएशंस पावर और एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है. थर्ड पॉइंट, टैलेंट मोबिलिटी इज़ अ की फीचर. इंडिया गेट्स थाउजेंड ऑफ प्रोफेशनल वीज़ाज एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन सेक्टर्स लाइक IT, इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर अलॉन्ग विद वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा. इसका मतलब है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड में काम करने के लिए ज़्यादा वीज़ास मिलेंगे, स्पेशली IT, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स में. साथ ही वर्किंग हॉलीडे वीज़ास भी मिलते हैं जिससे यंग लोग ट्रैवल एज वेल एज़ वर्क दोनों कर सकते हैं और ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज़ करता है. फोर्थ पॉइंट, द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रमोट्स रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम लाइक Ayurveda and yoga internationally along with cooperation in traditional medicine. इस डील से इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे आयुर्वेदा और योगा को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलेगा. मतलब वर्ल्ड में इनका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा और इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोलैबोरेशन भी करेगा और ये सॉफ्ट पावर बूस्ट है इंडिया के लिए. 5 point, a major investment boost is expected with around $20 million inflow into sectors like renewable energy, agri-tech, education and हेल्थ केयर. एग्रीमेंट के बाद अराउंड $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है और ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एग्री-टेक, एजुकेशन और हेल्थ केयर में आएगा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जिससे जॉब क्रिएट्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी. 6 point, India strongly protected its dairy sector, a red line, by excluding products like milk, cheese and butter from tariff concessions to safeguard domestic farmers.
सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि इंडिया ने अपना डेयरी सेक्टर प्रोटेक्ट किया है, जो एक रेड लाइन था, मतलब मिल्क, चीज़, बटर जैसे प्रोडक्ट्स को टैरिफ को रिडक्शन से बाहर रखा गया है और इससे इन फार्मर को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि अगर चीप इंपोर्टेड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनका ही क्या होगा, नुकसान होगा। Seventh point, limited access is allowed for high value dairy inputs and proceed products mainly for export purpose, ensuring domestic market are not affected. कुछ हाई वैल्यू डेयरी इनपुट्स और प्रोसीड प्रोडक्ट्स के लिए लिमिटेड एसेस अलाउ किया गया है, वो भी मेनली एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। इसका मतलब इंडिया बैलेंस मेंटेन कर रहा है, ट्रेड भी हो और डोमेस्टिक मार्केट भी सेफ रहे। And the eighth point is strategically the free trade agreement strengthens India's presence in the Pacific region, opens new market and positions New Zealand as a gateway to ocean and Pacific island countries. स्ट्रैटेजिकली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्रेजेंस को पैसिफिक रीजन में स्ट्रॉन्ग बनाता है। न्यूजीलैंड इंडिया के लिए एक गेटवे बन जाता है, जिससे इंडिया ओशन और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को के मार्केट तक ईजिली रीच कर सकता है और ये लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडवांटेज देता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट न्यू लेबर कोड। So this article talks about May Day, which is usually seen as a celebration of workers, but here the article presents it not as a celebration but as a reality check. It says that even after labor reforms and economic growth, the condition of many workers in India is still not good. Workers still get low wages, मतलब उनकी इनकम बेसिक नीड के लिए भी इनफ नहीं होती। अनसेफ वर्किंग कंडीशन एग्जिस्ट, मतलब सेफ्टी प्रॉपर नहीं होती। लीगल प्रोटेक्शन वीक है, लॉज होने के बाद भी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो दिस आर्टिकल यूजेस रियल लाइफ इंसिडेंट जो एक एक्चुअल एग्जाम्पल है टू सपोर्ट इट्स आर्ग्यूमेंट। थ्रू दिस एग्जाम्पल इट रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव द न्यू लेबर लॉज रियली इम्प्रूव्ड वर्कर लाइफ्स, या फिर उनकी एक बेसिक प्रोटेक्शन और वीक हो गई है। फर्स्ट पॉइंट इज द आर्टिकल यूजेस टू की इवेंट्स, नोएडा गारमेंट वर्कर्स protest for 20,000 rupees wages and a deadly industrial incident in Chhattisgarh to highlight the poor condition of worker. आर्टिकल 2 रियल लाइफ इवेंट यूज़ करता है। पहला, नोएडा गारमेंट वर्कर को प्रोटेस्ट जो 20,000 रुपीज़ वेजेस डिमांड कर रहा था, और छत्तीसगढ़ में एक डेडली इंडस्ट्रियल इंसिडेंट। और इन दोनों एग्जाम्पल्स का पर्पस है ये शो करना, ये दिखाना कि इंडिया में वर्कर्स की कंडीशन अभी भी काफ़ी पुअर है, ना प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं, ना सेफ्टी इंश्योर हो रही है। Second point, it shows that workers are struggling to earn a living wage as existing wages are insufficient to meet basic need like rent, food and education. ये पॉइंट बताता है कि वर्कर को लिविंग वेजेस नहीं मिल रहा है। लिविंग वेजेस का मतलब होता है इतना पैसा कि बेसिक नीड्स लाइक रेंट, फूड, एजुकेशन कंफर्टेबली कवर हो सके। लेकिन रियलिटी में जो वेजेस मिल रहा है वो इतने लो हैं कि वर्कर को डेली सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, देयर इज क्लियर वेज disparity across region where workers doing same work receive different wages. Example, हरियाणा वर्सेस नोएडा। इंडिया में वेज डिस्पार्टी मतलब सैलरी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है अक्रॉस रीजन। सेम काम करने वाले वर्कर्स को डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सैलरी मिलती है, जैसे हरियाणा वर्सेस नोएडा, और इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है और वर्कर के बीच अनफेयर सिचुएशन क्रिएट होती है। Fourth point, industrial safety remains a major concern with frequent accident and high workers fatalities, indicating weak enforcement of safety standard. इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक मेजर इशू है। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट और हाई वर्कर डेथ्स ये शो करते हैं कि सेफ्टी रूल्स या तो वीक है या प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा, मतलब वर्कर की लाइफ रिस्क में होती है ड्यू टू पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड। 5 point, the 4 new labor code implemented in 2025 replaced 29 old laws, but they are criticized for prioritizing employer flexibility over worker protection.
2025 में नए लेबर लॉज आए हैं, न्यू लेबर कोड्स, जो 29 पुराने लॉ को रिप्लेस करते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि ये लॉज एम्प्लॉयर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जैसे हायरिंग फायरिंग ईजी हो जाता है और वर्कर्स की प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाती है। मतलब बैलेंस थोड़ा एम्प्लॉयर की साइड शिफ्ट हो गया है। 6 पॉइंट, द न्यू लॉ इंक्रीज देयर शोल्ड example for layoff and factory definitions which reduce regulatory oversight, excludes many small workplace from safety norms. न्यू लॉ में थ्रेशोल्ड्स इंक्रीज़ किए गए हैं, जैसे ले ऑफ रूल्स या फैक्ट्री डेफिनेशंस। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो छोटी कंपनीज़ हैं वो अब स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर नहीं आती, गवर्नमेंट का ओवरसाइट कम हो जाता है। रिज़ल्ट क्या निकलता है कि मैनी स्मॉल वर्क प्लेस सेफ्टी नॉर्म से बाहर हो जाते हैं, जो वर्कर्स के लिए रिस्की है। 7 पॉइंट, वर्कर्स एबिलिटी टू प्रोटेस्ट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड विद स्ट्रिक्ट रूल लाइक प्रायर नोटिस फॉर स्ट्राइक एंड लिमिटेशन ऑन कलेक्टिव एक्शन। वर्कर को प्रोटेस्ट करने के राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। अब स्ट्राइक करने के लिए पहले से नोटिस देना पड़ता है और कलेक्टिव एक्शन पर भी रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब वर्कर के पास अपनी प्रॉब्लम्स रेस करने के टूल्स कम हो गए हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ overall the article argues that labor reforms have failed to provide a basic floor of fair wages and safe working condition, leaving workers economically insured and physical vulnerable. ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि लेबर रिफॉर्म्स एक बेसिक फ्लोर प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, मतलब फेयर वेजेस, मिनिमम या डिसेंट सैलरी, सेफ वर्किंग कंडीशन, और इसी वजह से वर्कर जो हैं वो इकोनॉमिकली इंश्योर मतलब फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं और फिज़िकली वनरेबल है, मतलब सेफ्टी रिस्क फील करते हैं।